हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद्यालय। कैसे हैं आप सब? व्यस्त होंगे पर आशा करता हूँ मस्त होंगे। कुछ साथियों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर, वेदर दे शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू और नॉट। तो दोस्तों, एक ही बात कहना चाहूंगा। इफ यू आर गेटिंग द 100+ मार्क्स, सो यू मस्ट बी स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन राइट नाउ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। क्योंकि ये वो टाइम है दोस्तों जब आप विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी बर्डन खुद को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। अभी आपके सामने वो टारगेटेड डेट नहीं है। जब कट ऑफ के बाद वो टारगेटेड डेट मिलेगी कि तब तक आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेनी है, तो एक अलग ही प्रेशर आ जाता है और उस प्रेशर में हम सोचते हैं कि इस चीज को भी कवर कर लें, अभी ये भी चीज हमारी पूरी नहीं हुई, अभी हमने ये भी नहीं किया। तो चीजों में वो परफेक्शन नहीं आ पाएगा जो कि अब आ सकता है। सबसे ज्यादा वर्क आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे करना है, चाहे वो आप हिंदी में कीजिए या इंग्लिश में कीजिए। बट आपको अपने आंसर को इस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि सामने वाले को आप सेटिस्फाई कर सकें, इम्प्रेस कर सकें अपने आंसर से। और ये सब चीजें कैसे होंगी? तब तक आप बोलकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसका एक ही तरीका है, आप मिरर के सामने खड़े होइए और अपना इंट्रोडक्शन को बोल बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा तरीका, आप दोस्तों ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपने जो भी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है आप उसको ऑडियो में रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद सुनिए कि कहाँ पर आप अटक जाते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप नहीं बोल पा रहे या आपको सुनने में अच्छे नहीं लग रहे। आप उस चीज को फिर से इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इंटरव्यू सीरीज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो मैं बना चुका हूँ। और पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की थी, कैसे आपको इंट्रोडक्शन बताना है, बोलना है, कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं। तो आपको जो भी पीछे 6 साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 4 बार मैं इंटरव्यू पैनल में बैठा हूँ, तो उसी के बेस पे मैंने वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं कि हम केवीएस आप लोगों से क्या सुनना चाहता है। कई बार इंट्रोडक्शन लोग ऐसा प्रिपेयर कर लेते हैं जो कि अननेसेसरी होता है, उसमें बहुत बड़ा कर लेते हैं उसको। एक पेज का मतलब 10 से 15 मिनट में वो अपना इंट्रोडक्शन को पूरा कर पाते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, 2 से 4 मिनट में आप अपना इंट्रोडक्शन पूरा कीजिए, जिसमें आप मेन मेन बातें बता दीजिए अपने बारे में, क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल्स, आपकी अचीवमेंट, आपकी नॉलेज, आपकी हॉबीज, आपका फैमिली बैकग्राउंड। ये सारी बातें आप 2 से 4 मिनट में बताइए। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसे भी ऐड कीजिए। तो दोस्तों, पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की थी। देखिए, होता है क्या है कि आप लोगों के ऊपर अभी ये रहता है कि पहले आप कहीं से कंटेंट को कलेक्ट करें, उसके बाद फिर उसकी फ्रेमिंग करें, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी पहले वाले दोनों काम खत्म कर दिए हैं। देखिए, कंटेंट कलेक्शन भी मैं आप लोगों के लिए कर ही रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेमिंग भी मैं आपको करके दे रहा हूँ अपनी वीडियोज में। बस आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी मतलब जो भी हेजिटेशन है वो दूर हो सके। कई बार ऐसा होता है, जब हम इंटरव्यू पैनल में देखते हैं, बैठते हैं, तो सामने जब कैंडिडेट आता है तो बहुत खुश होता है, आकर विश करता है, बैठता है। जब इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है तो वो 2-4 लाइंस बोलकर ही रुक जाता है। तो बड़ा दुख होता है उनको देखकर, क्योंकि बहुत उम्मीदों से आते हैं कैंडिडेट्स और वहां पर रुक जाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी टंग स्लिप होना छोड़ दे। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब हम बोलते रहते हैं, बार बार टंग स्लिप हो जाती है, फिर हम स्टार्टिंग से बताने लगते हैं। तो ये सारी चीजें कब जाएंगी? तब हम उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे बोलकर। कई बार हम इतने नर्वस हो जाते हैं, वहां पर बैठकर भूल जाते हैं चीजों को, जाते हैं इंग्लिश में प्रिपेयर करके और बोल आते हैं हिंदी में। तो इससे अच्छा अगर आप हिंदी में उसको बेहतर तरीके से तैयार कर पाते तो वहां पर अच्छा इंप्रेस पड़ता। तो जिस लैंग्वेज में भी आप तैयार कीजिए, आपको उसके साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी वीडियो दोस्तों हमारी थी जिसमें केवीएस में जो भी मॉर्निंग असेंबली होती है, एक्टिविटीज होती हैं, केवीएस का कल्चर है, एग्जाम पैटर्न है, उस चीज को कवर किया था। तो वो दोनों वीडियो देख लीजिए, छोटी छोटी वीडियोस हैं। तीसरी वीडियो में दोस्तों मैंने ये केवीएस के बारे में जितनी भी जानकारी थी, केवीएस का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, अप्रूवल इसका कब मिला था, कब केवीएस बने थे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट वो है जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन आ जाता है, हमारी क्वेश्चनिंग आ जाती है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे हमें उसके आंसर करने हैं, क्या केवीएस आंसर आपसे सुनना चाहता है, ठीक है। तो 30 मार्क्स का तो ये हो गया। 30 मार्क्स का हमारा डेमो है। इसके बाद मैं डेमोज की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा कि डेमोज में आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको कुछ अलग ही तैयार करना पड़ेगा ताकि वो दूसरों से अलग हो।
ठीक है, क्योंकि सभी लोग कॉमन पोयम करके जाते हैं, तो स्टार्टिंग में जिनका नंबर आ जाता है वो तो उनके तो अच्छे नंबर हो जाते हैं। बाद में जो इंटरव्यूअर होते हैं वो खुद भी सेम पोयम सुन सुनकर बोर हो जाते हैं और उस चीज को वो वहीं पर रोक देते हैं, वो फिर सुनते भी नहीं है। वो पहले पूछ लेते हैं कौन सी पोयम आप सुनाएंगे, अगर आपकी वही पोयम थी जो इससे पहले 10 लोग सुना गए तो वो आपको रोक देंगे, ठीक है कुछ और करिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। बहुत अलग चीजें तैयार करनी है दूसरों से, आपका टीचिंग मेथड्स, आपकी टीचिंग स्टाइल, सभी चीजें अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें नॉलेज भी गेन करनी है, जितनी भी केवीएस से रिलेटेड नॉलेज हो सकती है सभी को हमें गेन करना है, पढ़ना है। उसके बाद हमारा सेकंड जो टास्क रहेगा वो डेमो का रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो में। देखिए इस केवीएस को सेंट्रल स्कूल्स भी बोला जाता है। इसकी क्या हिस्ट्री है मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे, चाहे वो डिफेंस के हो या पैरामिलिट्री पर्सनल के हो या कोई भी सुरक्षा कर्मी होते थे, उनका जब ट्रांसफर हो जाता था ना, तो उनकी बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, बहुत बाधाएं आती थी। जैसे सपोज कीजिए भाई कोई व्यक्ति अगर गुजरात बॉर्डर पे पोस्टेड है, ठीक है, कोई सैनिक अगर गुजरात बॉर्डर पे है, उसका ट्रांसफर अचानक से असम कर दिया जाए। अब उसके बच्चे तो गुजरात में पढ़ रहे होंगे, अब वो असम जाएंगे तो सब कुछ एक तरह से टोटल कल्चर ही चेंज हो जाता है। वहां के स्कूल का जो सिलेबस है वो कुछ और होगा, या कोई भी वहां का कल्चर अलग होगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो हमारी सेकंड सेंट्रल पे कमीशन थी, उसने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि भाई आप एक ऐसी स्कीम लेकर आइए जिससे कि इनकी बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कतें ना हो। पूरे इंडिया में एक ऐसा यूनिफॉर्म सिलेबस होना चाहिए, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम चले, ताकि इनका पूरे देश में कहीं भी ट्रांसफर हो जाए, इनका बच्चा वहीं से कंटिन्यू कर सके चीजों को। तो देखिए इसका रिकमेंडेशन किसने किया था, ये सेंट्रल पे कमीशन ने किया था। और क्यों किया था वो आपको रीजन यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। ये जो अप्रूवल इसको मिला था वो नवंबर 1962 में मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि ठीक है इसको अप्रूवल मिल गया है। पहले क्या था कि 20 जो रेजिमेंटल स्कूल थे ना, उसको टेक ओवर कर लिया था। मतलब जो भी सुरक्षा कर्मियों के जो स्कूल चलाते थे वो लोग, उनके वहां पर चलते थे, तो 20 रेजिमेंटल स्कूल्स को टेक ओवर कर लिया था 1963-64 के एकेडमिक ईयर में। उसको सेंट्रल स्कूल्स मान लिया था। बाद में उन्होंने कहा था कि चलिए अगर पहले एक बार यहाँ पे इसमें इनको चलाकर देखते हैं, अगर बात बन गई तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आगे इसी तरह से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 दिसंबर 1963 में। उसके बाद दोस्तों इसी दिन हम केवीएस फाउंडेशन डे भी मनाते हैं। ठीक है, इसका जो केवीएस फाउंडेशन डे है स्कूल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे इस दिन बहुत खुश होते हैं, उनको टॉफीज चॉकलेट दी जाती हैं। बच्चे पूछते भी हैं कि कौन सा डे है, तो उन्हें हम इसी तरह बताते हैं बेटा आज केवीएस का जो अपने स्कूल का बर्थडे है आज, तो बहुत खुश हो जाते हैं वो। तो बच्चों को तो हमें यही बताना है कि फाउंडेशन डे तो वो भी नहीं समझ पाते छोटे छोटे बच्चे, तो उनको यही बताते हैं आज हमारे केवी का बर्थडे है। तो इस बार इसका जो मोटो था दोस्तों वो लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट था। देखिए इतनी बातें नहीं पूछेंगे, ये बिल्कुल डीप नॉलेज हो गई। अब फिर भी आप अगर जिस संस्था में आप जाना चाहते हैं, आपको उसके बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए, चाहे पूछे या ना पूछे। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर जो हमारे हिंदी मीडियम वाले दोस्त हैं उनके लिए भी मैंने नीचे इन सारी बातों को हिंदी में भी लिखा है, आप उसको भी वहां पे पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सारे वही ऑब्जेक्टिव जो भी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए हैं, कि भाई इनके जो ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय थे, इनके बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। दूसरा कि भाई है जो इसकी केवीएस है, इसको एकदम शिखर पे पहुंचाना, एक्सीलेंस, मतलब सभी जो स्कूल एजुकेशन है उस फील्ड में सबसे ऊपर ले जाना। तो ये सारे मतलब इसके ऑब्जेक्टिव हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टू डेवलपमेंट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ इंडियनेस अमंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो ऑब्जेक्टिव है ना, आप इसको तैयार कैसे कर सकते हैं। आपसे जैसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट डू यू नो अबाउट केवीएस, केवीएस के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सभी में से आप एक एक लाइन पिक कीजिए। हिस्ट्री में से एक लाइन ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव में से एक लाइन ले लीजिए, मिशन में से एक लाइन ले लीजिए। जैसे आप वहां पे कैसे बताएंगे, इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री, तो आपने एक लाइन वहां पे बता दी। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द मिशन ऑफ द केवीएस, आपने एक लाइन ऐसे बता दी। रीजन क्या है इसका, भाई केवीएस बिलीव करता है imparting knowledge, values and nurturing the talent, enthusiasm and creativity of its students for seeking excellence through high quality education endeavors। तो यहाँ पे
आप इस चीज को अपनी लैंग्वेज में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, बट आप अपने आंसर से सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकें इस तरह आपको तैयार करना है। यहाँ पर मैंने मोटी मोटी चीजें आपको बता दी हैं, आप कैसे तैयार करेंगे, एक एक लाइन उसमें से पिक कीजिए, आपका पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। बट यू नो अबाउट केवीएस के बारे में। यहाँ पे देखिए किस तरह का ये इंस्टीट्यूशन है, ये कौन सी तरह का टाइप है, ऑटोनोमस बॉडी है। अब बहुत से लोगों को बस इतना पता होता है कि ये ऑटोनोमस बॉडी है। अब ऑटोनोमस बॉडी होती क्या है दोस्तों, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये एक तरह की ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है पूरा, और या फिर जहां पर 51% से ज्यादा शेयर होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, उसे हम ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं या पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उसके बाद अथॉरिटी किसके पास होती है इसकी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास होती है, जैसे शॉर्ट में हम एमओई लिखते हैं। ये इंचार्ज होता है पूरे केवीएस का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका हेड कौन होता है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट में हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, आपको ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए इस कमिश्नर की बात करें तो कमिश्नर यहाँ पे हमारी निधि पांडे हैं। तो अगर आपसे केवीएस कमिश्नर के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे ये एज अ जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको बता सकते हैं। हेडक्वार्टर या पोस्टल एड्रेस भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ठीक है आपको इतनी नॉलेज है तो बताइए दिल्ली में हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो ये आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, वैसे इतना डीप नहीं पूछा जाता और सभी को पता होता है कि हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। अब देखिए फंक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो केवीएस देखिए एक केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, ये हमारा 25 इसके रीजनल ऑफिस है, 5 इसकी जेट्स हैं और 1252 स्कूल्स हैं। इसमें फॉरेन के स्कूल्स भी इंक्लूड है और एक हेडक्वार्टर है। इन सभी चीजों को, मतलब अगर आप इन सभी को देखेंगे, 25 रीजनल ऑफिस, 5 जेट्स, 1252 स्कूल्स और एक हेडक्वार्टर, ये हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए टोटल केवीज में मैंने आपको बता दिया कि भाई ये 1252 है, इसमें इंक्लूडिंग है मॉस्को केवी, केवी काठमांडू, केवी तेहरान। तो हमारे ये तीन तीन केवी जो है वो बाहर की कंट्री में है, मॉस्को में है, काठमांडू में है, तेहरान में है। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, कई बार देखिए जो हमारी एम्बेसी होती है बाहर के देशों में, जैसे इन देशों में जो एम्बेसी है उनके जो बच्चे होते हैं, आप लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे ओवरऑल मतलब कंट्री में तो है ही और बाहर भी इसकी ब्रांचेस हैं, तो उनके एम्प्लॉय के बच्चे, तो इसीलिए मतलब वो कहाँ पढ़ेंगे, अगर उनको जैसे बाहर की कंट्री में नहीं पढ़ाना तो वो यहाँ पर इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जीट्स का क्या काम होता है, जीट्स के बारे में आपको बता दूं, इसका जो पूरा नाम है वो जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है। ये जो है दोस्तों टीचर्स की ट्रेनिंग कराती है एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे ये कंपलसरी होता है कि हर एक टीचर्स को एक 6 साल के टाइम पीरियड में 2 फेज में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एक 12 दिन की और एक 10 दिन की। अब ये ट्रेनिंग इनकी छुट्टियों में होती है, जैसे जो गर्मियों की छुट्टियां आती है, सर्दियों की छुट्टियां आती है, 6 साल में एक बार ये लेना कंपलसरी होता है। और जो न्यू रिक्रूटमेंट होती है, जैसे आप लोग अभी ज्वाइन करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग में ही हो जाएगी, जिसे हम इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। ये वाली जो ट्रेनिंग होती है वो इन सर्विस कोर्स के नाम से होती है। आप लोगों की जो नए वाले कैंडिडेट्स की होगी वो इंडक्शन के नाम से होगी। उसके बाद फिर आपकी इंडक्शन होने के बाद आपकी इन सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 6 साल में एक बार हुआ करेगी। तो इनका काम क्या होता है, देखिए ये 5 है, मुंबई में है, मुंबई में जो कि आप लोग देखेंगे पश्चिम साइड से जितने भी रीजनल ऑफिस आते हैं या स्कूल्स आते हैं तो वो मुंबई में कवर हो जाते हैं सारे। ऊपर नॉर्थ में आप देखेंगे तो चंडीगढ़ में हो जाती है। यहाँ पे ग्वालियर में मिडिल में जितने भी केवीज हैं, जैसे यूपी के, एमपी के, सब यहाँ पर आ जाते हैं। मैसूर जो है वो साउथ को कवर करता है, जितने साउथ में केवीज हैं, बैंगलोर में, चेन्नई में या फिर केरला में, वो यहाँ पे मैसूर में उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग कराता है। और भुवनेश्वर में जितने भी नॉर्थ ईस्ट के केवीज हैं, ठीक है, ये सभी यहाँ पे भुवनेश्वर में आके ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये 5 जीट्स हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है, वो पूछ सकते हैं इसको तो कि कहाँ कहाँ पर है ये। आगे देखते हैं दोस्तों बाल वाटिका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, या मैंने आपको केवीएस का स्ट्रक्चर बताया था कि 25 रीजनल ऑफिस है, 5 जीट्स हैं, 1252 स्कूल है। अब देखिए इसमें एक नया ये ऐड हो जाएगा बाल वाटिका, क्योंकि बाल वाटिका जो है इस साल ही इंट्रोड्यूस किया है केवीएस ने, वो भी पायलट मोड पर। चलिए आगे मैं आपको पायलट मोड का मतलब भी बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं,
ये भाई एनईपी जब 2020 आई है तो उसके बाद केवीएस ने डिसाइड करा कि हम अपने स्कूल्स में बाल वाटिका भी शुरू करेंगे, और अभी ये 50 स्कूलों में पायलट मोड पर स्टार्ट भी कर दी गई है। दोस्तों पायलट मोड एक ऐसा मोड होता है जहाँ पे एक टेस्टिंग होती है। जब आप इसको एक लार्ज स्केल पे स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो पहले आप उसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये चीज भाई कामयाब भी होगी या नहीं होगी। तो वो टेस्टिंग का जो पीरियड होता है उसको हम पायलट मोड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। बाल वाटिका में जो एडमिशन है दोस्तों, ये बाल वाटिका हमारे तीन क्लासेस में डिवाइड हो जाएंगी, बाल वाटिका 1 2 3। अब ये बाल वाटिका 1 में किन बच्चों का एडमिशन होगा जो कि 3 साल के हो चुके हैं 31 मार्च तक, और जिन्होंने 4 साल कंप्लीट नहीं किए, ठीक है, उन बच्चों का होगा बाल वाटिका 1 में। ठीक है, जो कि 3 के हो चुके हैं बट 4 कंप्लीट नहीं किए। इसी तरह से सेकंड और थर्ड में आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें आरटी के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिया जाना है बच्चों को। ठीक है, और इसमें एक रिजर्वेशन नहीं है दोस्तों, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का इसमें नहीं है, ये आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं वो। आगे है इसमें जैसे टीचर्स और केयर गिवर कैसे कैसे होंगे। भाई 6 जो ये ईसीसी के ट्रेंड बाल वाटिका टीचर्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ठीक है, और 2 टीचर हर एक क्लास में होगा। ठीक है, जैसे 6 टीचर्स अपॉइंट करेगा स्कूल कॉन्ट्रैक्ट वाले, और हर बाल वाटिका जैसे 3 क्लास मैंने आपको बताई है, तो 2 टीचर हर एक क्लास में होगा, और इनको एक एक केयर गिवर दिया जाएगा, एक एक हेल्पर दिया जाएगा। तो हेल्पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने लिखा है 3 हेल्पर को ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाएंगे, जिनका एक एक हेल्पर होगा। तो यहाँ पे एक के लिए, एक क्लास के लिए देख लिया आपने 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो इनकी एंगेजमेंट रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे इनका अगर देखा जाए बच्चों का स्कूल टाइमिंग, फी या यूनिफॉर्म क्या है, तो देखिए इनका स्कूल टाइमिंग जो है वो 3 घंटे पर डे रहेगा। वो 3 घंटे हमारा जो भी उस स्कूल का टाइम टेबल होगा, शेड्यूल होगा, उसके अकॉर्डिंग वो रख सकते हैं अपना टाइमिंग, जैसे 9 से 12 रख सकते हैं या 8 से 11 रख सकते हैं। और ये वीक में 5 दिन ही चलेंगे। यूनिफॉर्म इसमें प्रेस्क्राइब नहीं की गई है, कोई बच्चे कोई भी घर की यूनिफॉर्म पहनकर आ सकते हैं। इनकी फी जो है वो ऑनलाइन ली जाएगी यूबीआई पोर्टल से, यूनियन बैंक के थ्रू, जैसे और केवी से बच्चों की ली जाती है, इसी तरह इनकी फी ली जाएगी। इनके इंफ्रा अब जब बात करते हैं दोस्तों इसके केवीएस के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कैसा इसका आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ध्यान दिया है केवीएस ने अपने आईसीटी पर पिछले कई सालों में। आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये चीज जो है अभी कंप्यूटर टीचर जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीआरटी टीचर के लिए नहीं है, फिर भी आप नॉलेज के लिए इस चीज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग देखेंगे पिछले कई सालों में, जब 2005 की बात करें तो विद्यार्थी कंप्यूटर जो रेशियो था वो 53 पर 1 था, मतलब एक कंप्यूटर पे 53 बच्चे पढ़ते थे। और इसको सुधारते सुधारते केवीएस ने पिछले 17 सालों में दोस्तों ये अनुपात जो है वो 18:1 कर दिया है, मतलब अब 18 बच्चे एक कंप्यूटर पे हो गए हैं। ठीक है, तो कितना इम्प्रूवमेंट किया है, कितना इसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब केवीएस ने इम्प्रूव की हैं। तो नॉलेज के लिए आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब केवीएस ने इम्प्रूवमेंट किया है। अगर आप देखें तो टोटल 1252 केवीज हैं, और कितने केवीज टोटल कंप्यूटर अवेलेबल हैं, इतने कंप्यूटर अवेलेबल हैं, इतने बच्चे हैं टोटल, एक बच्चे को मतलब कंप्यूटर स्टूडेंट का रेशियो भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 18:1 है। और जो टोटल कंप्यूटर लैब्स कितनी है, देखिए जो ये वाले क्वेश्चन मैंने फिर भी बता दिया आपको, ये क्वेश्चन जो है कंप्यूटर टीचर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एज ए नॉलेज इस चीज को पढ़ लेना है। ठीक है, कनेक्टिविटी की बात करें तो पूरे 1252 स्कूलों में 100% इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट इसके मोटो की बात कर लेते हैं, इसके मोटो का मीनिंग भी देख लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप लोगों ने देखा होगा केवीएस के लोगों के नीचे लिखा होता है ये तत्वम पोषण है परमाणु। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा एक श्लोक है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एक उपनिषद से लिया गया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक उपनिषद से लिया है इसे। ये वाले जो लाइन है आप लोग देखेंगे हर केवीएस के लोगों के नीचे लिखी मिलती है। तो इसका मीनिंग क्या है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, और लोगों के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि केवीएस के लोगों में कौन कौन से एलिमेंट लिए गए हैं, कौन सा एलिमेंट किस चीज का प्रतीक है। वो एक 5 मिनट की वीडियो है, जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसको देखिएगा। और इसकी भी जो
पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों। कि केवीएस का इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, वहाँ पे भी मैं शेयर कर दूंगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जुड़े रहिएगा, यहाँ पे सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।